टॉपिक ऑफ बायोलॉजी में हम सबसे पहले जानेंगे बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के बारे में। तो बायोलॉजी जो शब्द है वह ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है। अगर बायोलॉजी का हिंदी रूपांतरण किया जाए तो जीव विज्ञान शब्द आता है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। जहाँ बायो का मतलब होता है लिविंग यानी जीवित जीव से, लॉजी का मतलब होता है लोगोस टू स्टडी। देयर आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी जीव विज्ञान की दो प्रमुख जो है शाखाएं होती हैं, पहली जूलॉजी, दूसरी बॉटनी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान के बारे में। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य आदि। अगर हम बॉटनी की बात करें तो बॉटनी को हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे आदि, इन सब का अध्ययन ही वनस्पति विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के जनक, फादर जिसे कहा जाता है, वो अरिस्टोटल हैं, अरिस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी भी अरिस्तु को ही कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस हैं। तो अब हम जानेंगे लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में। लिविंग जिसे हिंदी में सजीव कहा जाता है, नॉन लिविंग को हिंदी में निर्जीव कहा जाता है। तो लिविंग होने के जो है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लिविंग होने के जो है लक्षण इस प्रकार से हो सकते हैं। उसमें रेस्पिरेशन हो, वो एक्सक्रेशन करे, मूवमेंट करे, रिप्रोडक्शन करे, ग्रोथ करे, सेंस करे, और भी बहुत सारे लक्षण हैं जो हो सकते हैं। तो अगर ये लक्षण किसी ऑर्गेनिज्म में है, इसका मतलब वो लिविंग है। तो अगर हम बात करें नॉन लिविंग की, जिसे हिंदी में निर्जीव कहते हैं, तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है तो वह रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, मूवमेंट ये सब नहीं करेगा। अब बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि सेल की। सेल को हिंदी में कोशिका कहा जाता है। सेल लैटिन भाषा का शब्द सेलुला से लिया गया है। सेलुला का मतलब होता है छोटा कमरा। सेल की अगर डेफिनेशन की बात की जाए, कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो सेल होती है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। अगर हम किसी भी लिविंग, एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई भी प्लांट की लीव यानी कि हम उसकी किसी भी प्लांट के पत्ते को अगर ले लें और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाए तो उसमें छोटे छोटे हमें कोष्ठक यानी कि छोटे छोटे कमरे जैसे कोष्ठक हमें दिखाई पड़ते हैं, जो कि सेल जिसे कोशिका कहा जाता है वो होते हैं। अगर बात की जाए सेल डिस्कवरी की, तो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, और वो जो सेल थी वो नॉन लिविंग थी। फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक इन 1674, इट इज़ ए बैक्टीरियल सेल। सबसे पहले जो सेल डिस्कवर्ड किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। वो जो सेल थी वो नॉन लिविंग थी। बॉटल के ऊपर जो है लकड़ी से बना हुआ एक कॉर्क जैसा होता है, अगर उन्होंने उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्हें जो है मधुमक्खी के छत्ते जैसी एक स्ट्रक्चर जो है दिखाई दी थी, पर वो नॉन लिविंग सेल थी। तो लिविंग सेल को जो है सबसे पहले जो है डिस्कवर्ड किया था वो ल्यूवेनहॉक ने किया था 1674 में। ये जो है एक बैक्टीरियल सेल थी। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। तो सेल जो है वो दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है वो प्रिमिटिव सेल होती है, ज़्यादा डेवलप नहीं होती, इसके अंदर हमें कम ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो ज़्यादा डेवलप होती है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है।
तो प्रोकैरियोटिक जो सेल है ये बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोप्लाज्मा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें जो है पाई जाती है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये प्लांट, एनिमल और बहुत सारे चीज़ों में पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल। अब हम इन सेल्स के स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो पाई जाती है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, स्लाइम लेयर जो होता है वो होता है और कैप्सूल की जो है एक लेयर होती है। फ्लैजिला यहाँ पे पाया जाता है और यहाँ पे ये सब भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो है ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, ये दोनों ही यूकैरियोटिक सेल्स हैं। अगर बात की जाए इनमें डिफरेंस क्या है, तो इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, ये प्रिमिटिव इसलिए है क्योंकि इसका जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल जो है, मतलब वो ऐसे ही है, इसमें कोई भी अंदर ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं इसमें। और इसमें जो है कई सारी चीज़ें जो है आप लोग देख सकते हैं, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर जो है एक न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है जिसके अंदर हमारा जो है डीएनए प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर कोई भी ऐसी कवरिंग नहीं है जिसके अंदर डीएनए जो रह सके, यहाँ पे सिंपली डीएनए जो है ऐसे फैला रहता है। The division of a cell into two daughter cells with the same genetic material, एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बना ले, इसी को कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीज़न मेनली जो है टू टाइप से होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री। अब हम बात करेंगे सेल डिवीज़न यानी कि कोशिका विभाजन की। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलकर बना होता है, तो सेल डिवीज़न जो है सेल्स में होता है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सेल डिवीज़न की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि वे अपना डेवलपमेंट कर सके, अपना वृद्धि और विकास कर सके, इसलिए हमें सेल डिवीज़न की जो है ज़रूरत होती है। फर्स्ट हम देखेंगे समसूत्री विभाजन यानी कि मिटोसिस डिवीज़न जो है हम देखेंगे। हमारे शरीर की अधिकांश सेल्स में समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन यानी कि यहाँ पे एग्जाम्पल जो लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं उसके बेस पर जो है एग्जाम्पल लिया गया है। तो हमारे अंदर जो है 46 जो है क्रोमोसोम होते हैं। अगर यहाँ पे अगर समसूत्री विभाजन हो रहा है तो जब दो सेल्स में जब डिवीज़न होगा, एक सेल मिलकर जब दो सेल बनाएगी तो वह क्रोमोसोम जो है 46 यानी कि दो सेल्स में उतने ही क्रोमोसोम जो है ट्रांसफ़र होंगे। अगर हम अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस की बात करें तो अर्धसूत्री विभाजन जो है हमारी, अगर मनुष्य की कोशिकाओं की बात की जाए तो वो हमारी जनन कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्या होगा, एक सेल के अंदर जो अगर 46 क्रोमोसोम है तो जब वो टू पार्ट्स में जो है सेल डिवीज़न होगी, मतलब डिवाइड होगी, तो वो जो है 23 यानी कि उसमें क्रोमोसोम जो है हाफ यानी कि कम आधी जो संख्या है वो घटकर इसके अंदर जाएगी। जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड। जनन द्वारा कोई जीव अपने ही सदृश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है। किसी भी जीव को अपनी वृद्धि करने के लिए जनन की जो है आवश्यकता होती है। रिप्रोडक्शन कोई भी जीव जो है वो करता है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए अलग अलग जो है गैमेट्स हैं। यहाँ पे मेल गैमेट है, यहाँ पे फीमेल गैमेट है। तो यहाँ पे 23 जो है क्रोमोसोम जो है वो मेल गैमेट के हैं और 23 जो क्रोमोसोम है वो फीमेल गैमेट के हैं। और जब ये आपस में फ्यूज़न करेंगे तो यहाँ पे जो न्यू जो जाइगोट बनेगा वो बनेगा 46 क्रोमोसोम का। तो जब युग्मनज बनेगा, जाइगोट बनेगा, उसके बाद जो है नई संतान की जो है उत्पत्ति होगी।
रिप्रोडक्शन मेनली टू टाइप से हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन में गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं होता। यहाँ पे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हो रहा है, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो यहाँ पे जो है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो है फ्यूज़न नहीं होता। तो गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं होता एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूज़न होता है।